गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, पाठ जो हमारा है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। जो गुलमर्ग है बच्चों, यह गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्रकृति नज़ारा है, स्थान है। और गुलमर्ग का जो भौगोलिक जिसे कहते हैं जोग्राफी, तो वहाँ गुलमर्ग जो है ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। और गुलमर्ग एक आकर्षण, एक आत्मीयतापन है वहाँ पर। और वहाँ गुलमर्ग में सैलानी वहाँ आते हैं और बर्फबारी होने पर अत्यंत वहाँ का ठंडक वातावरण हो जाता है, जिससे लोग एकदम सिहर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो बच्चों, लेखक यहाँ जो लेखक है मोहन राकेश कश्मीर के गुलमर्ग जो टूरिस्ट जो प्रवासी लोग यात्री आते हैं, लेखक भी वहाँ पर गए हुए हैं। और लेखक को जो अनुभव हुआ है, लेखक ने वो अनुभव अपने इस रचना में उन्होंने प्रस्तुत किया है, बराबर। तो लेखक जो है मोहन राकेश, बराबर। तो मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय यानी व्यापार धंधा से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, साहित्य यानी लिखने और पढ़ने में। राकेश का बचपन में ही घर से पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। यानी जब छोटे थे तभी उनके घर में क्या साहित्यिक किताबें आया करती थी, तरह तरह की किताबें आती जिससे वो पढ़ते थे। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए किया। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। इन्होंने हिंदी में पढ़ाई की और संस्कृत में भी इन्होंने पढ़ाई की। शिक्षा प्राप्त करके उसके बाद डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन यानी पढ़ाने को उन्होंने काम शुरू किया। कहाँ पर किया? जालंधर कॉलेज में, बराबर। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी लिखी। बहुत पहले बच्चों एक पत्रिका आती थी, पत्रिका का नाम था सारिका, और वो सारिका में इनकी रचनाएं होती थी मोहन राकेश जी की, बराबर। और फिर पत्रिका का संकलन संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। और कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास, नाटक भी लिखे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, आने वाले कल प्रसिद्ध उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन। बच्चों, आषाढ़ का एक दिन जो है इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। आधे अधूरे तथा लहरों के राजवंश इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहानी भी लिखा है और नाटक भी लिखा है। यानी कि इनके घर में बचपन से क्या थे, इनके साहित्यिक वातावरण था, जिससे उनकी रुचि पढ़ने में अधिक है। उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया और उसके बाद उन्होंने लेखनी की तरफ वो मुड़े। अन्य तरह तरह की रचनाएं उन्होंने लिखा है। अब लेखक उसके बाद जो कश्मीर जो जगह है गुलमर्ग, वहाँ लेखक पर्यटन में गए हुए और वहाँ का दृश्य का वर्णन किया, कैसा गुलमर्ग है। तो गुलमर्ग की खिड़की में एक रात परिवेश में लिया गया। तो जो परिवेश जो है वो किताब है और उसमें से गुलमर्ग का थोड़ा सा अंश यहाँ पर लेखक ने लिया है। इस यात्रा ने जो सफर वृत्तांत ने कहानी की थोड़ी सी कहानी यहाँ पर लेखक ने रखा है गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूति विवरण प्रस्तुत किया है कि वहाँ पर लेखक जब वहाँ पर्यटन करने के लिए गए और उनको लेखक वहाँ पर जो अनुभव हुआ उसका विवरण यानी उसका विस्तार से लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगा। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। कि लेखक के जीवन में गुलमर्ग लेखक ने वहाँ पर जो रात काटी, और एक रात ऐसी रात थी जिसे उसकी लेखक कल्पना किए बिना उसके सौंदर्य को, उस नज़ारे को कभी भूल पाए नहीं है, जो उन्होंने हमारे सामने यहाँ पर लेखक ने रखा है, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर पाठ शुरू हुआ। यहाँ पर तो पाठ यहाँ पर है कि
कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आंखें एक बार देखती हैं तो चौंक उठती हैं और फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह है कि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि एक बार कोई जगह को देखते हैं तो जगह क्या होती है, आंखों में बस जाती है। उस जगह को देखकर कई बार हमें अचंभा सा, आश्चर्य सा लगता है और फिर जिसे हम देख कर के एक तरह से हमें खुशी नहीं मिलती, बाद में उसी जगह को देख कर हमें आनंद होने लगता है। तो मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान और देवदारों ने ऊंचे ऊंचे वहाँ पर पहाड़ और ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहाँ पर थे। कहाँ? गुलमर्ग में। कि घने झुरमुट छोटी बड़ी बहुत सारी पेड़ पौधे झाड़ियाँ वहाँ पर। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। कि बता रहे हैं कि जब मैं पहली बार वहाँ पर गया था, कहाँ? कश्मीर, तो घंटों भर के अंदर मैंने वहाँ का पूरा दृश्य मैंने देख लिया। उससे देखने में ज़्यादा समय मुझे लगा नहीं, बराबर। और फिर लेखक बता रहे हैं कि उसके बाद जब घंटों भर में सब कुछ उन्होंने देख लिया, मगर जब मैं महीने वहाँ रहने पर एहसास हुआ, घंटों उन्होंने सुना था कि गुलमर्ग बहुत अच्छा जगह है, लेकिन जब पहली बार वहाँ गए तो वहाँ ने घंटों भर में घूम घाम के वापस आ गए। लेकिन लेखक फिर उसके बाद वहाँ दोबारा गए तो वहाँ 1 महीना जितना वहाँ पर रुके। पहली बार में तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। कि जब मैं दोबारा गया, दोबारा फिर उस स्थान को मैं देख पाया नहीं, क्योंकि उसमें लेखक का काफ़ी समझ हो गई थी। और जो गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर का जो प्रकृति नज़ारा है, वो देखते ही बनता था, ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं। उसे पूरा कभी नहीं देख सका। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियां, उड़ते बादलों, बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से बिछड़ने का, अपने उस रूप में जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। कि लेखक यहाँ बता रहे, पूरा कहने का तात्पर्य है कि जब मैं कुछ महीने वहाँ पर रहा तो गुलमर्ग से मुझे लेखक को क्या हो गई, लेखक को आत्मीयता, एक अपनापन, एक लगाव सा हो गया। और वहाँ का जो सपाट मैदान एक हिस्सा है और वहाँ का प्रकृति दृश्य लेखक ने अपने आँखों में समाए। और गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो वहाँ से बिछड़ने पर एक अपनेपन की अनुभूति होती है, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य कि सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा, घना कोहरा जिसे कहते हैं फॉग, बराबर, कि वहाँ की सूर्यास्त सूर्योदय के बाद आकाश में क्या कोहरा छाया हुआ है, पीली धूप और सब कुछ वहाँ का गुलमर्ग। अनेक वहाँ पे इतनी ठंड वातावरण कि तितलियाँ भी क्या, जो जिसे कहते हैं बटरफ्लाई, बराबर, ठंडी के कारण तितलियाँ भी क्या काँपने लगती थी। वहाँ का बर्फीली और पहाड़ी इलाका लेखक के कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। फिर बच्चे दूसरे पैराग्राफ में है कि लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि लेखक कह रहे हैं कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। कि जो भी वहाँ जाता है सोचता है गुलमर्ग कैसा होगा, मन में एक तरह का ख्वाब लिए हुए जाता था। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुगत देखती रहती थी कि वहाँ पर क्या देवदारू ऊंचे ऊंचे क्या हैं, झाड़ हैं, पहाड़ हैं, तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे ऊंची जगहों पर हरियाली छाई हुई है और उन्हीं के बीच में आकाश की किरणों का प्रकाश लालिमा, बराबर, उन छतों पर पड़ रहा है जहाँ वृक्ष छाए हुए, छतों को भी, घरों को भी क्या पेड़ पौधों ने पूरी तरह से ढक लिया है। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। कि जब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे, जब फल फूल उसमें तरह तरह के फूल खिलने लग जाते हैं तो वहाँ का रंग बिरंगी वातावरण दिखने लगता है। वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती हैं, क्षण भर नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है।
बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंधलापन, अंधेरा अंधेरा और बेबस होकर फैली पगडंडियां पगाने पैर डंडिया ने छोटा सा रास्ता जो पैरों से आ जा सके, वहां पर किसी भी तरह का गाड़ी मोटर वगैरह नहीं जा सकती। पतली पतली नरम नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। कि लेखक बता रहे हैं कि जो वहाँ पर जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग के से साथ एक अपना आत्मीयता है। और वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में जो सूर्य की किरणों का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो उस पेड़ पौधों में नन्ही कोमल कोमल पत्तियां निकल आती हैं। और ये बच्चों यहाँ पर पोर्टिको शब्द दिया हुआ है, तो पोर्टिको का मतलब होगा बरामदा, जिसे आप लोग कहते हैं लोबी। यहाँ पर यह पोर्टिको शब्द बरामदा या लोबी, वहाँ पर लोग क्या हैं, बैठे हुए हैं, बराबर। सैलानी यानी कि वहाँ पर मुसाफिर जो यात्रा करने आए हुए हैं वो लोग, बराबर। और जब आसमान से नन्ही नन्ही पारदर्शक, बराबर, पारदर्शक यानी ट्रांसफर बूंदें गिरती हैं, तो उस बूंदों से क्या होता है, आदमी सिहर जाता ने कांप उठता है और अपने आप को अपने बाहों में क्या करता है, अपने आप को समेटने लगता है, बराबर। कुहासा ने जिसे कहते हैं कोहरा, बराबर, कुहासा ने कोहरा। और फिर जो वहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पे एक मिट्टी की तुलना किसके साथ किया है लेखक ने, पतली पतली नरम बाहें। वहाँ की जो रास्ता जो बहुत पतली है और वहाँ की मिट्टी जो है बहुत मुलायम है। तो यहाँ पर लेखक का पूरा कहने का तात्पर्य है गुलमर्ग का प्रकृति सौंदर्य किस तरह से है। तो गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है, नीचे हरी घास है और लाल लाल छतों के ऊपर क्या है, हरियाली छाई हुई है। और ऊंचे ऊंचे वृक्ष के कारण आकाश भी कैसा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है। और हरियाली के बीच में रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं और क्षण भर एक नया अनुभव होता है। शरीर में एक तरह के रोमांच की सृष्टि हो जाती है और लोग हरी हरी घासों में बैठे हुए हैं। और जो बराबर कैसे कहाँ बैठे हुए, जो हरी हरी घास है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यात्री वहाँ पर आए हुए हैं, बराबर। और फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कि लेखक नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि सूरज चमकेगा, फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप, द्वीप यानी जिसे कहते हैं टापू, बराबर। छोटे छोटे जब हम आकाश में बच्चे देखें तो बादलों का झुंड क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह आता हुआ दिखाई देता, उसे कहते हैं टापू, द्वीप, द्वीप माने टापू। फिर इधर उधर भटकते फिरेंगे। कौन भटकता फिरता है, आकाश में जो बादल है यहाँ वहाँ जाते हुए हम देखते हैं। भेड़ों बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी झुंड, बराबर, पगडंडियों पर टक जाएंगे। जैसे अंधेरा होने लगता है, क्या होता है, सूरज अस्त होने लगता है, भेड़ बकरियां क्या वहां से जाना शुरू कर देती है अपने झुंड में, समूह में। रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात जाएगी, सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की खामोशी भी तो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। वाचाल आने बातूनी। कि लेखक बता रहे हैं जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, बराबर, तो आकाश में बादलों का आना जाना शुरू हो जाता है। भेड़ बकरियां भी पतले रास्ते से वहाँ से चली जाती हैं। और फिर रात क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। और रात जब आती है तो क्या होता है, चारों तरफ खामोशी छा जाती, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता नहीं है। सभी जो प्रवासी लोग सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। और दिन का वातावरण कैसा रहता है, वाचाल यानी बातूनी इसलिए क्योंकि दिन में लोगों का क्या होता है, आना जाना चहल पहल बना रहता है। और लोग घोड़े पर बैठ कर, जो सैलानी लोग हैं, जो यात्री लोग हैं, घोड़े पर बैठ कर क्या करते हैं, मुसाफिरी भी करते हैं, बराबर।
और फिर लेखक आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि गुलमर्ग की वह रात कभी नहीं भूलूंगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा हुआ, दूर दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ आ रही थी। लेखक क्या करें कि होटल में रुका हुआ, कहाँ रुके थे लेखक? होटल में वहाँ रुके हुए थे, बराबर। और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने में बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। अरे लेखक बता रहे हैं कि जब बारिश होती थी तो उस बारिश में मैं बहुत कम भीगा हूँ। तो उस बारिश का भीगने का जो आनंद है वो आनंद मैं कभी ले पाया नहीं। तो लेखक बता रहे हैं कि जो हरियाली छाई हुई है और उस हरियाली का नज़ारा जो है वो नज़ारा देखते ही बनता है। और यहाँ पर लेखक अपने जीवन का एक रात का अविस्मरणीय अनुभव जिसे कभी भुला पाए, जिनके कभी भुला पाएंगे नहीं। लेखक रात वहाँ कहाँ ठहरे हुए? गुलमर्ग के होटल में ठहरे, उसका वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहे हैं, बराबर। बहुत हाँ, कि घटा मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह उससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ मैं, बराबर। कि लेखक बता रहे हैं कि मैं घटा को, मैं बादलों को क्या कर रहा था? मैं उसे अपनी ओर बुला रहा था। तो लेखक यहाँ पर बुला रहा था। फिर उसके बाद तो तुझसे कमजोर नहीं, हवा तेज है मगर घटा तेज नहीं बढ़ रही है। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी। इससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट बिजली कौंधती थी और प्रकाश का एक भयानक विस्फोटक हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी और बिजली का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक बता रहे हैं कि मतलब कि शाम का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे और बरसाती घटा जैसे ऐसा लग रहा जैसे मैं खिड़की के पास खड़ा हूँ, वो घटाएं मेरे पास आ रही थी और मैं उसे बुला रहा था कि आ आ आ। और बरसाती घटा आई और आकाश में बिजली वगैरह चमके। बच्चों यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है कि चित्रपट यानी कि वहाँ पर सिनेमा घर था। जब बिजली चमकती थी, बिजली का चमक का जो प्रकाश था और जो चित्रपट था वहाँ जो पोस्टर लगा था, तो पोस्टर पर आकाश की जो गड़गड़ाहट जो बिजली तो पोस्टर पर जाकर के पड़ती थी। तो उससे क्या होता था कि जो वहाँ का पोस्टर पूरी तरह से क्या हो गया? फट गया। लेखक बता रहे हैं कि घटाएं मतलब हवा तेज थी लेकिन घटाएं तेज रफ्तार से मेरे पास नहीं आ रही थी। कई बार हम सुनते हैं कि हमारे वडील, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो अगर हवा बहने लग जाए तो हवा क्या करता है? बादल को छांट देता है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि हवा तेज थी लेकिन बादल तेज रफ्तार से वो बढ़ रहा नहीं था, बराबर। तूफान था तो हवा में क्या तूफान था, चारों तरफ तहस नहस हो रहा था। मतलब धरती और आकाश में एक तरह का गड़गड़ाहट कंपन हो रहा था, लेकिन उस तरह से बादल जो थे, बारिश उस तरह से नहीं हो रही थी, बादल उस तरह से मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेखक इसमें ये कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगाने मर गया। लेखक बता रहे हैं कि एकाएक क्या हुआ, सब कुछ घटाएं रुक गई और मुझे ऐसा था कि बारिश मेरी तरफ आएगी। वो बारिश का आनंद मेरे जीवन में मैंने बहुत कम लिया था, लेकिन एकाएक क्या हुआ, घटाएं बादल वहाँ रुक गए और मैं क्या हुआ, कटे पक्षी की तरह मैं अपना दम तोड़ने लगा। कि जिस तरह पक्षी बिजली के गड़गड़ाहट से उस पर बिजली का प्रकाश जब पड़ता तो क्या होते हैं, वो पक्षी बेचारे अधमरे से हो जाते हैं और फिर उनकी सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना था।
तूफान का जौम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी उसके बराबर का मैं हो सका नहीं। जो माने यहाँ पर होगा बच्चों जोश, बराबर, कि जिस तरह आकाश में बादल छाए थे, बादलों की गड़गड़ाहट, बादल को देखकर, हवाओं को देखकर ऐसा लगता था कि बादल की घटा मुझ तक पहुँचे कि मैं उस बारिश में भीगूंगा, लेकिन एकाएक क्या हुआ, एकाएक सब कुछ रुक गया और मैं भी अधमरे, जो मेरे अंदर जो उम्मीद थी, जो आशाएं थी, मेरी आशाएं क्या हो गई, मेरी आशाएं, मेरी उम्मीद सब कुछ तहस नहस हो गई, बराबर। और फिर मैं भी वैसे ही रुक गया। मेरे जो एक जोश था, जो तूफान में जो जोश होता है, वो एक तूफान का जोश उतर गया और मेरा भी जोश उतर गया, मेरे अंदर फिर उत्साह रहा नहीं। लेखक किसका वर्णन कर रहे हैं, लेखक गुलमर्ग का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर लास्ट यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता, वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज़्यादा गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्या बार बार वहां जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए जाता है। कि लेखक कह रहे हैं कि मुद्दत आने समय, जैसे समय वहाँ का समाप्त होता चला जा रहा था, तब वैसे मुझे लगता था व्यक्ति यहाँ पर आता क्यों है, क्या व्यक्ति यहाँ पर गोल्फ आने एक तरह का खेल है, क्या व्यक्ति यहाँ पर खेल खेलने के लिए आते हैं। लेकिन लेखक की जो वहाँ पर एक रात जो कटी है होटल में, वहाँ दूर सामने से जो बरसाती घटा लेखक की तरफ बढ़ते आ रही थी, लेखक चाहते थे वह घटा उन तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों में क्या थी, एक तरह का गर्जन था, बिजली चमक रही थी और लेखक उस बरसाती घटा का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन इतना जोर तूफान था, तूफान ने क्या किया, बरसाती घटा को रोक दिया और लेखक की इच्छा पूरी हो पाई नहीं। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते हैं, यानी गुलमर्ग का एक ऐसा नज़ारा है कि जिसकी वजह से लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ के यहाँ पर ये चर्चा समाप्त हुई, बराबर। और इस पाठ के शब्दार्थ में लिख करके आपको भेजूंगी और इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा कर रही हूँ। प्रश्नोत्तर बच्चों आप देख करके, सुन करके लिख डालेंगे, सिर्फ ग्रामर पार्ट जो होगा वो मैं आपको लिख करके भेजूंगी। धन्यवाद। और बच्चों थोड़ा सा कोर्स जल्दी ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों का यूनिट टेस्ट आ रहा है, बराबर। अभी कोर्स में पता नहीं है तो लगभग हम 9-10 चैप्टर कर लेंगे, बराबर। ओके, थैंक यू। आपके साथ और सहयोग के साथ आभार।